क्वेश्चन आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। क्वेश्चन आवर में आज हम बात करेंगे आशियाने की लड़ाई सड़क तक आई। हाई कोर्ट के आदेश के बाद हल्द्वानी के बहुचर्चित रेलवे अतिक्रमण मामले ने अब जोर या तूल पकड़ लिया है। जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन आज से अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई, जिसे कह सकते हैं, शुरू करने जा रहा है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद रेलवे की 78 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए 4365 भवनों को ध्वस्त करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ पीड़ित लोगों ने बनबुलपुरा क्षेत्र में सत्याग्रह शुरू कर दिया है। हजारों की तादाद में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने बच्चों को लेकर अतिक्रमण नहीं हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान लोगों का कहना है कि अगर हमारे घर उजाड़ दिए जाते हैं तो हम कहां जाएंगे। ऐसे प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारियों के साथ मौके पर मौजूद है और इन सब के बीच सवाल बड़ा है कि हल्द्वानी में जो मौजूदा स्थिति का जिम्मेदार कौन है। वहीं इस मामले पर सियासत भी तेज हो चली है। घर चाहिए हमें, हमारा घर नहीं तोड़ना चाहिए। हमारे मासूम बच्चे हैं, बीमार हैं, कंबल में लपेट के नहीं यहाँ लेकर हम बैठे हुए हैं। हमें घर से बेघर न कर जाए। हम अपने बीमारों को, बच्चों को कहाँ लेकर जाएंगे। हमें मुख्यमंत्री से सिर्फ यही अपील है कि हमारे घर न तोड़े जाएं। ये मांग यही है जो सीधी सिंपल सी है कि सर ये हमारा ही मकान है। एक ईंट हमने इसको बड़ी मेहनत से सींचा है। क्या था बनबुलपुरा, कैसे हमने इसको, हमारे बुजुर्गजनों ने, हमारे दादा परदादा इसको बनाया है, हम जानते हैं। और ये हमारे ही मकान है, हम इससे कहीं नहीं जाने वाले। रेलवे तो कुछ भी कहता रहे, हम उसके लिए कागजी लड़ाई लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। उच्च न्यायालय, जैसे कि आपको मालूम ही है कि हम जा चुके हैं। इंशाल्लाह 2 तारीख या 3 तारीख को फैसला आ जाएगा। तो बात हम यही प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि संयम रखें। और हम ये गांधीवादी तरीके से बैठे हैं। जो प्रशासन का काम है, हाई कोर्ट ने जो अलर्ट किया है वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हम गांधीवादी तरीके से बैठे हैं। आप देखिए, ना कोई नारा है, ना कोई शोरगुल है, खामोशी से बैठे हैं। आप लोग सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं। देखिए, हल्द्वानी में जो अभी इंडियन रेलवेज की भूमि में अतिक्रमण का जो मैटर आया हुआ है, उसमें माननीय हाई कोर्ट के साफ के ऑर्डर्स हैं और राज्य सरकार ने भी साफ किया है कि किसी को भी भूमि जो है वो लीज पर नहीं दी गई है। और यहाँ पर जिस प्रकार से क्षेत्रीय विधायक सुमित हृदयेश जी वहाँ पे राजनीति कर रहे हैं और आंखों में पट्टी बांधने वाली बात कर रहे हैं, मेरा उनको कहना है कि पहले अपनी आंखों से जो वोट बैंक की पट्टी है और जो तुष्टीकरण की राजनीति है, उससे उनको बाहर निकलना चाहिए। देखिए, 100 साल पुराने यहाँ लोग बसे हुए हैं और ये बड़े पुराने लोग हैं, कोई नए नहीं है। इनमें कई ऐसे लोग हैं जिन पे फ्री होल्ड के कागज हैं, पट्टे धारक हैं, लीज है, कई सारे विषय, नजूल की खतौनियाँ हैं। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में पैरवी नहीं करी, इसलिए हमारा मानना है कि ठीक है, न्यायालय है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन राज्य सरकार की पैरवी बहुत ही कमज़ोर, क्या मौजूदगी ही नहीं थी राज्य सरकार की। 1 मिनट के लिए, 1 अंश के लिए, आधे सेकंड के लिए भी राज्य सरकार ने यहाँ के लोगों की पैरवी नहीं करी। हम लोग सबकी संयुक्त, जितने राजनीतिक दल हैं, सड़क से सदन तक मांग रही कि एक संयुक्त सीमांकन राजस्व और रेलवे का हो जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जो 29 एकड़ रेलवे ने एफिडेविट स्वयं सबमिट करा था कि 29 एकड़ हमारी जमीन है, अचानक उनके मनगढ़ंत सीमांकन की वजह से 78 एकड़ हो गई। हल्द्वानी 70% नजूल है। और नजूल क्या होता है? सरकारी भूमि होती है। सब धर्म जाति के लोग बसे हुए हैं हल्द्वानी में, नजूल भूमि पे बसे हैं। माननीय उच्च न्यायालय के हर आदेश का सम्मान है, मगर उत्तराखंड की सरकार क्या कर रही है? हजारों की संख्या में लोग आज सड़कों पे हैं हल्द्वानी में, क्योंकि उनको उनके घरों से निकाला जा रहा है। आदेश अदालत के हो सकते हैं, मगर सरकार की आंखें कब खुलेगी? अगर इंक्रोचमेंट हटाने के नाम पर लोगों को उनके घरों से उजाड़ा जा रहा है, तो उन लोगों की जिम्मेदारी किस पर है? उन लोगों की जिम्मेदारी तो सरकार पर है ना। तो उनके साथ अगर अन्याय होगा, इस प्रकार से उन्हें घरों से निकाल दिया जाएगा, बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के, बिना किसी बातचीत के, बिना कोई रास्ता निकालने की कोशिश के भी, तो धिक्कार है ऐसी सरकार पर। इसलिए सरकार से निवेदन है कि कम से कम कोई रास्ता निकाले और लोगों को उनके घरों से ना उजाड़ा जाए, वो भी इस कड़ाके की ठंड में। हल्द्वानी में रेलवे की भूमि पर बसे हुए 4000 से अधिक परिवारों को हटाने के लिए प्रशासन मुस्तैद है। इस पर हाई कोर्ट के 2014 के एक आदेश का हवाला देकर इन परिवारों को हटाने की बात चल रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने समय समय पर अपने वोट बैंक की राजनीति के चलते प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में इस ढंग के अतिक्रमण करवाने में उन पार्टी के नेताओं ने लोगों को बसाने में सहयोग किया। और अब जब हाईकोर्ट का आदेश आया
तो फिर आंदोलन कर रहे हैं। जिस समय लोगों को बसाया गया उस समय अगर इस अतिक्रमण पर रोक लगाई जाती तो आज 4000 से अधिक परिवारों को बेघर नहीं होना पड़ता। आम आदमी पार्टी की मांग है कि इन 4000 से अधिक परिवारों में से उन परिवारों जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है को चिन्हित करके सरकार पहले उनके बसाने की व्यवस्था करे, उनके लिए उनके लिए घर तैयार करे और उसके बाद उनको अतिक्रमण जो है उनका अतिक्रमण से बेदखल किया जाए। जिन परिवारों के पास आवास नहीं होगा उनको बसाने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार अपनी उस जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकती है, तो आवास भी इन परिवारों को घर देने का काम करने के बाद ही अतिक्रमण को हटाया जाए। तो साफ तौर पे आशियाने की लड़ाई जो है वो अब सड़क पर आ गई है। एक तरफ माननीय हाईकोर्ट का फैसला है, दूसरी तरफ प्रशासन है। तो इन सब के बीच जो खड़ा हुआ है वो 4000 से ज़्यादा परिवार हैं जो सत्याग्रह की राह पर हैं, जो साफ तौर पे सवाल उठा रहे हैं कि आखिर हमारी मौजूदा स्थिति का जिम्मेदार कौन है। क्योंकि तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनके वो कागजात दिखा रहे हैं, बिजली के बिल हैं, आधार कार्ड हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। और उसके बाद अब ये भी बात जो ताज़ा अपडेट निकल गई 5 से 6 तारीख को अतिक्रमण हटाने का जो काम है वो शुरू होगा। पॉपलेट में जो बुलडोज़र हैं वो जिसे कह सकते हैं वो चलाए जाएंगे। इसी पर आज हम बात करेंगे कि आखिर ये स्थिति का जिम्मेदार कौन है। और गेस्टों हमारे साथ जुड़े उनसे आपका तारुफ करा दें। रविंद्र कुमार भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, रविंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है। संदीप चमोली कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है। और अमरेंद्र बिष्ट साहब आप प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और पंकज सक्सेना हमारे साथ हमारे संवाददाता हल्द्वानी से भी जुड़ गए। पंकज के पास चलते हैं। पंकज, मौजूदा स्थिति जो ताज़ा तस्वीर और ताज़ा जानकारी इस वक्त आपके पास क्या है, हम जानना चाहेंगे आपसे। जहाँ पर बैठे आप देख सकते हैं, यहाँ पे तस्वीरों में देख सकते हैं लोग यहाँ पर बैठे पड़े हैं। यहाँ पर अभी भी लोग यहाँ पर जो धरने पर बैठे हैं उनका साफ तौर से कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, जब तक हमारा विस्थापन नहीं किया जाता या हमारा पुनर्वास नहीं किया जाता और तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जिस प्रकार से आज जो है एक लाखों की तादाद में खजूर जो सड़कों पर आया था और बिल्कुल गांधीवादी पूरे तरीके से धरने पर बैठे, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जो है बालक हो, बालिका हो, सभी लोग धरने पर बैठे थे। और कई लोगों का साफ तौर से कहना था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से लगातार हम ना कोई उपद्रव करेंगे ना कुछ करेंगे, हम सिर्फ गांधीवादी तरीके से जो अपनी मांगे मानेंगे और जब तक मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग धरने पर बैठकर करते रहेंगे। जी पंकज, मैं चाहूंगा कि आपके पास लोग हैं उनसे बात करिए, क्या उनकी मांगे हैं, क्या वो कहना चाहते हैं और किसको ये जो स्थिति बनी इसके जिम्मेदार वो किसको मानते हैं। देखिए हमारे साथ इस समय जो है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जो है जावेद सिद्दीकी जी आई, उनसे बात करते हैं। उनसे जावेद भाई, सबसे बड़ी बात है कि आज जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से किया और लोगों का कहना है कि आगे भी करते रहेंगे। आप भी आज सुबह से बैठे रहे, मसीह भाई भी आए, कई वरिष्ठ नेता भी थे, सुमित विधायक भी थे, तो किसको मानते हैं कि आज जो है कम से कम लाखों परिवार जो है घर से बेघर हो रहे हैं। देखिए जिम्मेदार तो सीधे सीधे उत्तराखंड सरकार है। इसमें उत्तराखंड सरकार ने अपना पक्ष ही नहीं रखा है माननीय उच्च न्यायालय में। अगर अपना पक्ष रखा होता तो जो आदेश उच्च न्यायालय से आया है वो आदेश नहीं आता। मैं लगभग मेरी 50-51 साल की उम्र हो गई है, मेरी पैदाइश यहीं की है, इसी घर की है, इसी मोहल्ले की। मेरे बड़े भाई 63 साल के हो गए, वो यहाँ पैदा हुए, मेरे वालिद यहाँ पैदा हुए, हम लोग यहीं के बाशिंदे हैं। हमारे पास लीज है, पट्टे हैं, हमारे मकानों की रजिस्ट्रियाँ है। उसके बाद आज हमसे कह दिया था कि आप रेलवे की जगह पर बचे हैं, और ये बात आज 2016 के बाद से कही जा रही है। क्या 50 साल पहले या 40 साल पहले बात क्यों नहीं कही गई थी? हमें शिकायत ये है उत्तराखंड सरकार से। कांग्रेस की सरकार थी 2016 में, तब कांग्रेस की सरकार ने एक एफिडेविट लगा था कि रेलवे हमारी जगह पर गलत घुस गया। लेकिन आज बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार ने बिल्कुल कोई आवाज नहीं खोली कि ये गलत हो रहा है, रेलवे वाले इस जगह में घुस गए। क्या बीजेपी एक तरफ नारा देती है सबका साथ सबका विकास? हमें तो ऐसा लगता है कि बीजेपी में पूंजीपतियों का विकास है और गरीब। मैं चाहूंगा कि और भी लोगों से बात करें, उनकी मांगे क्या है। हाँ सर, और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। राजा भाई यहाँ पर मौजूद है, काफी एक ही बैठे रहे। राजा भाई एक युवा है यहाँ पर, क्या मांगे आपकी, क्या दिक्कत यहाँ पर, क्या सबसे ज्यादा क्या चाहते हैं आप, क्या डिमांड करें सरकार से कहना चाहेंगे? सरकार से हमारी एक ही डिमांड है, बस ये जो यहाँ के लोग हैं सबका पुनर्वास हो। नहीं, सबका पुनर्वास हो। और जो यहाँ लोग हैं रह रहे हैं, जो लोग हमारे भाई लोग आज सबने मेहनत करी है, तो सबको मतलब मकान का छीन है।
आप भी यहाँ पर बैठे हैं और कुछ आप बताएंगे किस प्रकार से क्या मांगे आप यहाँ बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं, क्या चाहते हैं? इधर आ जाओ सामने, इसमें पीछे आगे आ जाओ। अरे दर्द कैसे बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साफ तौर पे देने के लिए। सीधे रुक करते हैं हमारे साथ रविंद्र कुमार जी। रविंद्र कुमार जी, बहुत बड़ी तादाद में जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि आशियाने की लड़ाई जो है वो सड़क तक अब आ पहुंची है। बड़ी तादाद में लोग हैं जो सड़कों पर हैं, जो सत्याग्रह की बात कर रहे हैं, बच्चे भी उसमें हैं। सबसे पहले क्या कहेंगे आप? देखिए, लोकतंत्र में सबका अधिकार है अपनी बात रखने का, अपनी आवाज उठाने का, संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, और ऐसा ये हमारे लोकतंत्र ने ऐसी इजाजत भी दी है। अब मैं बात आता हूँ हाई कोर्ट पे। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय में हमारा ये भूमि का मामला है, जो ये रेलवे बोर्ड की जो जमीन है, ये काफ़ी पुराना मामला है, जिसमें कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने इसमें कुछ गलत जानकारियां देके इसको भ्रम की स्थिति पैदा करने का कार्य किया था। आज जिस प्रकार से भूमि की रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने या रेलवे ने अपनी ज़मीन को पूरे तरीके से किया, तो उनकी वो ज़मीन उनके खाते में, उनके रकबे में वो जगह आती है। आज उच्च न्यायालय ने अपना फैसला दे दिया। अब हाई कोर्ट के फैसले पे आप बताइए, इस पे क्या कौन आवाज उठाएगा? में लेके कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो इससे ऊपर की कोर्ट में जा सकते हैं, डबल बेंच में जा सकते हैं, ट्रिपल बेंच में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन कुल मिला के मैंने हरीश जी अभी आपके चैनल पे देखा, ये दो व्यक्तियों से आपने बात कराई। एक तो था जो वाकई में वहां का रहने वाला था, दूसरा ये था जो राजनीति करने आए। तो कुछ लोग जो वहाँ के माननीय विधायक हैं, वो इस प्रकार की राजनीति करने का जो प्रयास, और जो बड़ी तादाद में आपने लोगों को देखा, वो भी तो राजनीति करने आपको लग रहा था आए थे, जो अपने बच्चों को लेकर बैठे हुए थे, जो ये तस्वीर जो आप देख सकते हैं, हरीश जी, सब राजनीति मैंने मना नहीं किया। मैंने कहा ना, दो जनों ने दिखाया आपके सामने चैनल पे, उसने कहा कि यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, इनका घर नहीं उजड़ना चाहिए, माने कि वो यहाँ का नहीं था। तो जिस प्रकार से वहाँ के विधायक ने एक तरीके से एक स्टैंड आके वहाँ पे लिया खड़े हुए, तो विधायक के साथ में बहुत बड़ी तादाद उसके फैन फॉलोवर्स की होती है, वो आके वहाँ पे जुट गए। देखिए, समस्या अगर है तो वहाँ के स्थानीय लोग, क्योंकि वो समझ आती है, लोकतांत्रिक अधिकार है उनका धरना देने का। लेकिन हाईकोर्ट के मामले में आप जो हाईकोर्ट ने जो अपना फैसला दिया, वो सम्मानित कोर्ट ने फैसला दिया, उसको के फैसले पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है। लेकिन जब ये तमाम चीजें बस रहे थे, लोग ये आ रहे थे, या उनके घरों में मीटर लग रहे थे, उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा था, तब आखिर ये सिस्टम कहाँ चला गया? देखिए हरीश जी, ये कहना, देखिए ये ठीक है कि आज की स्थिति में ये कहने वाली बात है कि वाकई में सही है कि वो तब कहाँ थे जब इन्हें बसाया गया, वो कौन गुनाहगार थे जिन्होंने बसाया, इनके मीटर के बिल लगाए या जो भी है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप किसी के अगर सब कुछ हो गया तो आप उसके मालिक हो गए। देखिए, कोर्ट ने अगर फैसला दिया, कोर्ट होती किस लिए है? जब आपका विवाद दो जनों के बीच में नहीं सुलझता है, तो तीसरे पक्ष को ले जाया जाता है। तीसरे पक्ष के आगे हम जो है अपनी सारी डॉक्यूमेंट रखते हैं, एविडेंस रखते हैं, अपनी बात रखते हैं, और उस आधार पर कोर्ट जो फैसला लेता है वो कोर्ट ने लिया। अगर उस कोर्ट के फैसले से अगर ऐसा लगता है कि ये फैसला हमारे हक में नहीं है, या हमें सूट नहीं कर रहा है, या ये गलत फैसला हुआ है, तो आप इसमें डबल बेंच में जाइए, सुप्रीम कोर्ट पड़ा है, आप वहां जाके पुनर्विचार याचिका डाले। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इसमें मैं कुल मिला के ये कहूंगा कि किसी भी प्रकार के कोर्ट के फैसले में राजनीतिकरण करने का, भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस ना करे। ठीक है, संदीप चमोली जी क्या कहेंगे? आरिफ भाई, 1947 में हमारा देश आज़ादी प्राप्त करता है। 1955 से, आपको जानकर हैरानी होगी, 1955 से आज 2022 तक 1955 से वहां लोग बसे हुए हैं। 2013 के बाद ये मामला प्रकरण सामने आता है। 2016 में नाटकीय रूप से रेलवे मात्र 29 एकड़ में, पहले अब तो 79 हो गया, 29 एकड़ में अपना दावा पेश करती है। पेश करने के बाद कहती है कि ये संपत्ति हमारी है। तत्कालीन सरकार यानी हमारी सरकार कांग्रेस की सेंटर से वार्ता करती है, और राज्य सरकार
क्योंकि कोई आम बात नहीं है आरिस भाई, कम से कम 5,000 लोग, बहुत बड़ी बात। इस प्रदेश के हमारे लोग, 5,000 लोग, और जो कम से कम जिनकी बासिंदों की संख्या 25 से 30,000 लोग। अभी भाजपा के साथी ये कह रहे थे कि विधायक के फैन फॉलोवर आ जाते हैं, तो मैं बता दूं 5,000 घरों के ऊपर बुलडोजर चलाने की बात भाजपा कर रही है। और आरिस भाई, हाईकोर्ट का पूरा देश सम्मान करता है, लेकिन इस देश में मानव मूल्यों से ऊपर कुछ नहीं है। अगर जिन लोगों ने सरकार को चुना है, अगर उनको इस कड़ाके की ठंड में भी वो सड़कों पे बैठना पड़े, और विश्वास नहीं करूंगा, मुझे बहुत दुख हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे, और उनके हाथ में तख्ती कहां है कि हम स्कूल कहां जाएंगे, क्योंकि जो स्कूल भी उसमें बसे हैं उन पे भी बुलडोजर चलाने के आदेश हुए हैं। अब राज्य सरकार कांग्रेस राजनीति कर रही है। जो विधायक क्षेत्र विधायक होते हैं वो अपने क्षेत्र के अभिभावक होते हैं। आपकी भी सरकार है, आपने, ये मामला बहुत पुराना है, तो उस समय क्यों नहीं? हाँ, 2016 में प्रकरण रेलवे के साथ उठा था, तत्कालीन सरकार हमारी थी। सरकार ने एफिडेविट दिया और कहा इसमें दोबारा सीमांकन और दोबारा से जांच होनी चाहिए, और जो व्यक्ति तत्काल में बसे हैं इनके बारे में भी सोचना चाहिए। 17 में हमारी सरकार चले गई। आरिस भाई, ये मुद्दा वो नहीं है जो मुद्दा दिखाया जा रहा है। ये मुद्दा स्पष्ट रूप से एक ऐसा मुद्दा है जिसपे भाजपा राजनीति करना चाहती है। आप अध्यादेश लाते, देहरादून में भी तो मलिन बस्तियां थी, अवैध बसी हुई हैं, आप अध्यादेश रोक सकते थे, और माननीय हाईकोर्ट को आप बताते कि ये साधारण मामला नहीं है। लगभग 100 साल से लोग बसे हुए, 1 2 3 दिन 4 दिन 10 दिन का कब्जा नहीं है। 100 सालों से कोई व्यक्ति अगर कहीं रह रहा आरिस भाई, तो उसकी कितनी भावना जुड़ सकती है। सरकार क्या कर सकती थी? सीधे सीधे सरकार कोर्ट के सामने एक मजबूत पैरवी करती, और इसमें आरिस भाई रेलवे सेंटर में भी सरकार इनकी थी, रेलवे से आग्रह होता, एक संयुक्त रास्ता निकाला जाता, और कम से कम जिन लोगों पे कागज हैं, जिन पे पट्टे हैं, जिन पे लीज के कागज हैं, जिन पे अन्य पेपर हैं, कम से कम उन लोगों की संपत्ति को तो अलग निकाला जाता। लेकिन ये बुलडोजर चलाने से विश्वास विकल्प होना चाहिए, बीच का रास्ता भी इनकी मंशा नहीं है। चलिए ठीक है, अब हमारे साथ अमरीन जी आप क्या कहेंगे? देखिए, ये मामला कोई 2016 या 2022 का मामला नहीं है। ये आप देख लीजिए, जैसा अभी आपके व्यूअर, आपके जो रिपोर्टर जो कवर कर रहे थे, वहाँ पे जिस तरह से बता रहे थे कि उनके बाप दादा इसी धरती, वहीं पर उसी जगह पर पैदा हुए और कई पीढ़ियां उनकी वहाँ पर होंगी। अब विषय ये आता है कि हाईकोर्ट का आदेश है। अब ये बताइए, मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में ऐसे कितने आदेश हैं माननीय हाईकोर्ट के जिनको लेकर के उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अतिक्रमण को हटाया जाना चाहिए, और कितनी बार सरकारों ने उनको चिन्हित कर लिया है। मैं तो आपको बताऊं आरिस भाई, इस प्रदेश की जो विधानसभा है ना, आपकी पीठ के पीछे जो विधानसभा है, वो भी अतिक्रमण में। प्रदेश का जो स्वास्थ्य का जो महानिदेशालय है, पंचायत राज का जो महानिदेशालय है, ये सारे इस नदी पर बसे हैं। और ये आपके पीछे जो नदी है, रिस्पना नदी, इस पर जितनी भी बस्तियां बसी है वो सब भाजपा के एक विधायक ने बसाई हुई है। इधर आप दूसरी तरफ वाली नदी में चले जाइए, मसूरी के नीचे जो मसूरी विधानसभा का जो इलाका आता है, वो पूरी मसूरी के एक भाजपा के विधायक ने बसाई हुई है। क्या नियम, हाईकोर्ट का नियम उनके लिए नहीं था? उनके लिए भी था, लेकिन वहाँ हाईकोर्ट के नियम का पालन क्यों नहीं हुआ और यहाँ क्यों हुआ? निश्चित तौर पर ये बिल्कुल वो जो कह रहे थे, जो पीड़ित हैं, वो कह रहे थे कि इन्होंने हाईकोर्ट में पैरवी नहीं की। 70 साल से कोई कहीं बसा हुआ है और मान भी लिया जाए वो अतिक्रमण है, तो 70 साल के बाद क्या 1955 से अगर वो बसे हुए हैं तो क्या उनका ही हो जाता आज वहाँ? लेकिन पैरवी कौन करेगा? पैरवी सरकार करेगी, और सरकार तो राजनीति कर रही है, उनको तो पैरवी करनी है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो कह रहे हैं प्रवक्ता साथी कि वहाँ यह जो है राजनीतिक मुद्दा है, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ, ये पूरी तरीके से राजनीतिक मुद्दा है। लेकिन राजनीतिक मुद्दा आपकी पार्टी बना रही है मान्यवर। अगर आपको इसको, अगर आप ईमानदार हैं तो हाईकोर्ट ने 2015-16 से जिन और क्षेत्रों के लिए कहा है, जिन और बाजारों को उखाड़ने की बात कही है, आप यहाँ से चले जाइए, मसूरी रोड को उखाड़ने की बात है, पूरे हाईवे के किनारे उखाड़ने की बात है, आप वहां पर क्यों चुप है? ठीक, क्यों नहीं बोल पा रहे? हरीश मैकुरी जी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज जो कुछ हल्द्वानी में हुआ, क्या कहेंगे सबसे पहले इस पूरे मामले को लेकर, अतिक्रमण को हटाने को लेकर, जिस तरह से
एक तरफ लोगों का जिसे कह सकते हैं सत्याग्रह चल रहा है, जमीन पर है, दूसरी तरफ प्रशासन है, अल्टीमेटम है, और इन सब के बीच हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट का फैसला है। क्या कहेंगे सबसे पहले हरीश जी आप? आरिफ जी, इसमें 2-3 एंगल से देखा जा सकता है। एक तो पहली बात तो यह है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई हम इतने लंबे समय से रह रहे हैं, इसलिए हमारे साथ सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। सरकार का ये है कि हाई कोर्ट का आदेश है कि भाई ये खाली करो, और जो वर्तमान में डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं उसके लिए ये चाहिए तो खाली करो। तो विपक्ष का आरोप है कि सरकार राजनीति कर रही है और कुछ लोगों को टारगेट करके मतलब हटाया जा रहा है। और एक प्रैक्टिकल एंगल ये है कि जब से उत्तराखंड राज्य बना है तो उत्तराखंड में असीम संभावनाओं को देखते हुए बाहर के राज्यों से और बांग्लादेश से और अन्य देशों से भी कुछ लोग उत्तराखंड, उनको लगता है कि उनके लिए रहेगा, सॉफ्ट टारगेट रहेगा, तो इसके लिए आ रहे हैं। तो 2-3 तरह की चीजें हैं। जो लोग अब बांग्लादेश से आके यहाँ बस रहे हैं तो उस पर तो सरकार को स्ट्रिक्टली काम करना चाहिए, लेकिन जो लोग पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान विभाजन के समय के जिन्होंने भारत में शरण ली है, उन लोगों के साथ निश्चित रूप से अब चूंकि वो उन्होंने तो ये देश अपना लिया तो कोई बीच का रास्ता, सहानुभूति वाला रास्ता निकाला जाना चाहिए। और जो अब नए कब्जे हो रहे हैं जिसमें रोहिंग्या है, बर्मा वाले रोहिंग्या हैं, बांग्लादेश के लोग आके बस रहे हैं, निश्चित रूप से उनसे 2-3 नुकसान होंगे। एक तो उत्तराखंड में अपराध बढ़ेंगे, उस पर सरकार को सक्रिय होना चाहिए, कोई सरकार रहे, राजनीति से ऊपर हट के सोचना चाहिए। और दूसरा ये है कि अभी हरीश मैकुरी जी, जिन लोगों की बात 4000 से ज्यादा परिवार है जिनके घरों को ढाने की जो बात चल रही है, भाई उनके घर में बिजली के मीटर लगे हुए हैं, उनके पास तमाम कागजात है, उनके घर में पानी की सप्लाई है, तमाम चीजें, ये भी तो आरिफ जी, मैं इस चीज को क्लियर कर रहा हूँ। दो चीजें हैं जो हमारे तराई वाली बेल्ट में हैं, वो ज्यादातर वो लोग बचे हुए हैं। जब भारत पाक विभाजन हुआ था तो वो लोग शरणार्थी के रूप में दिल्ली आए, और दिल्ली के बाद सरकार ने भी उनको इस तराई बेल्ट में पट्टे देके, जमीनें देके शिफ्ट की। उन लोगों के साथ निश्चित रूप से उनको शिफ्ट किया जाना चाहिए, उनको बसाया जाना चाहिए, और जो हो सकता है उनके लिए वो किया जाना चाहिए। जो बांग्लादेशी आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं, अपराधी आ रहे हैं, दिल्ली मलिन बस्ती बना दी है, देहरादून बना दिया है, काशी पुर को और हल्द्वानी को बना रहे हैं, उसको हटाया जाना चाहिए। मैं इस पक्ष में। ठीक है, संदीप चमोली जी क्या कहेंगे इसमें? आरिफ भाई, ये विषय अभी इस राज्य के लोगों का विषय है। इसमें रोहिंग्या मुसलमान हो, चाहे बांग्लादेश से आए हुए लोग हो, कोई भी हो, ये विषय अभी इस विषय को नहीं छूता है। अगर 1955 से कोई इस राज्य में रह रहा है तो उस चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, उस पर प्रश्न चिन्ह हम नहीं उठा सकते। सरकार लोकतंत्र से चुनी जाती है, सरकार इस बहस को करवाती ना। हाई कोर्ट ने आदेश किया, वहां पुलिस फोर्स भेज के वहां के लोगों को डराती ना। अगले दिन सरकार के पास बड़े बड़े औहदे अधिवक्ता होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाती या एक एप्लीकेशन लगाती और इस पे पुनर्विचार करा सकती थी। लेकिन सरकार की मंशा नहीं है आरिफ भाई। सरकार 25,000 कांग्रेस का स्टैंड स्पष्ट है। जो 25,000 लोगों को बेघर करने की मंशा से जो भाजपा काम कर रही है, ऐसा ना करें। मानव मूल्यों से ऊपर उठे, राजनीति से ऊपर उठे, और जो लोग 100 सालों से वहां रह रहे हैं उनके घर को उजाड़ने का काम अगर भाजपा करती है, चलिए ठीक है, ब्रेक का वक्त हो चुका है, ब्रेक के बाद आएंगे और रविंद्र कुमार जी से जवाब। पूरे तरीके से जो है कांग्रेस एक्सपोज हो गई है कि वह किस तरीके से इस मुद्दे को लेके एक ध्रुवीकरण की राजनीति और एक वैमनस्य फैलाने की राजनीति जो करने का काम कांग्रेस करना चाहती है, वो इसमें कामयाब नहीं होगी। देखिए, मैं एक चीज और कहता हूँ कि अभी हमारे पैनलिस्टों ने कहा कि तमाम जगहों पे जो है बस्तियां बसी हुई हैं, उन्हें क्यों नहीं हटाया हाई कोर्ट में, ये तमाम तरीके के प्रश्न चिन्ह लगाए। देखिए, अगर किसी की भूमि पे, अगर मान लो मेरी भूमि पे कोई कब्जा करे बैठा है 20 साल से, तो उसकी लड़ाई में लगे। रेलवे बोर्ड ने अपना मामला कोर्ट में लेकर गए, रेलवे बोर्ड की जमीन थी, रेलवे बोर्ड ने पैरवी करी, कोर्ट के पक्ष का फैसला आ गया।
अब जो देखिए कोर्ट की लड़ाई, ये सड़क की लड़ाई नहीं है। मैं फिर कहूंगा, देखिए कांग्रेस जो है राजनीति कैसे कर रही है, ये सड़क की लड़ाई नहीं है, ये कोर्ट की लड़ाई है, ये दलीलों की लड़ाई है, ये वकीलों की लड़ाई है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है इसको एक तरीके से अपने आप को ये दिखाना चाह रही है कि देखिए हम आपके साथ खड़े हैं। अरे भैया, आप दलील जाके कोर्ट में दो ना। आपकी सरकार थी, आपने 2016 से, अभी अपने वक्तव्य में कहा है कि 2016 से पहले हमने लिख के दिया था। अरे क्या लिख के दिया था? आप रिलीज कर देते, रेलवे बोर्ड से छुड़ा के जमीन सीधी उनके नाम रजिस्ट्री कर देते, क्यों नहीं करी थी? आपकी राज्य में भी आपकी सरकार थी, आपकी केंद्र में भी आपकी सरकार थी, आपने केंद्र में आपके बड़े भाई। और अरे सर, बातों से लग रहा है कि आप उन्हें उजाड़ना चाहते हैं। सुन लीजिए ना, 2014 से पहले व्यक्तित्व में ये नहीं कहा कि वो बसे कैसे। 2014 से तो पहले थी ना, उन्हें उजाड़ने की कोई मंशा है? 2014 से पहले तो आपकी थी ना। 16 की बात है। आप सुन लो ना, आप चलो 16 की बात है। उसने कहा भाई ये जमीन जो है इनकी है, हम तो इनको जो है राज्य सरकार के नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ राज्य के। आप मुझे ये बताइए ना, आप मुझे बताइए, उत्तराखंड 1955 से मत का प्रयोग नहीं कर रहे हैं इस राज्य में। अरे भैया, मैं सारी बात मान रहा हूँ। 2000 से जब राज्य बनाए वोट नहीं दे रहे हैं। अरे मत का प्रयोग तो भाई साहब वो भी करता है जो दुनिया भर का फ्रॉडी हो या क्रिमिनल हो। आप उसको ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? इन पे जाति प्रमाण पत्र, इन पे स्थायी निवास है। अरे भाई सब कुछ है, लेकिन इसका ये हक है कि किसी की जमीन कब्जा लेगा कोई। इन पे पानी का बिल है। भाई सरकार की विकल्प होना चाहिए, बीच का रास्ता निकालना चाहिए, बात होनी चाहिए। सीधे ये कैसा विकास है संजीव भाई, आप बताइए। 25,000 लोगों को घर तोड़कर रेलवे कौन सा विकास करना चाहता है? कहां जाएंगे वो लोग? ये कौन से सरकार दलीलों की लड़ाई कैसा विकास? सड़क पे लड़ रहे हैं। दलील तो सरकार लगेगी ना कोर्ट में। आरिस भाई, सरकार क्या 2016 से पहले आपकी सरकार नहीं है, आप कर देते आदेश। आपने क्यों नहीं आदेश किया? क्योंकि आदेश कर नहीं सकते थे, वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले रेलवे बोर्ड की जगह थी, आप नहीं कर सकते थे। आप दूसरी जगह दूसरे लोगों की जमीन को कैसे कर देंगे? आज आप राजनीति करने का काम कर रहे हैं। आप इसमें भाजपा के साथी बताइए कौन सा विकास है? 25,000 लोगों को। रविंद्र कुमार जी, 6 तारीख 5 या 6 तारीख के आसपास ये बात निकल के सामने आ रही कि वे बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की जाएगी, लेकिन क्या इसको लेकर कहीं ना कोई विकल्प नहीं होना चाहिए? इतनी बड़ी तादाद में लोगों को शिफ्ट नहीं करना चाहिए, कोई विकल्प के इंतजाम नहीं देना चाहिए? आपको नहीं लगता ऐसा होना चाहिए? हरीश भाई, हाँ मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। ठीक है संदीप भाई, संदीप जी, ठीक है मुख्यमंत्री के आवास पे संदीप जी, मैं आता हूँ रविंद्र जी को ये बताएं, मैं आता हूँ, कि आप हमें उजाड़ेंगे। ठीक है संदीप जी, रविंद्र कुमार जी बोलो, फिर मैं आता हूँ। देखिए, एक बहुत बड़े लव गुरु जो है नफरत की दुकान और मोहब्बत बांटते फिर रहे हैं, जो है वो पूरा संदेश देगा नफरत मत फैलाओ, लेकिन उस लव गुरु की बात भी नहीं मानने को तैयार कांग्रेस। यहाँ किस प्रकार से ये नफरत की राजनीति को करके एक तरफ की वर्ग के नहीं, देखिए सुन लीजिए, आप नफरत की राजनीति नहीं कर रहे, आप मुख्यमंत्री आवास को कब्जा लीजिए। अरे कौन सा तुक हो गया भाई? आप मुख्यमंत्री आवास कब्जवाएंगे? वो मुख्यमंत्री आवास भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। आज सरकार जनता ने चुनी है तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री है, कल को आपकी आ गई तो आपका हो जाएगा। आप लोगों को बरगला रहे हैं यहाँ पे। अपने लव गुरु, सबसे बड़े लव गुरु राहुल गांधी की बात नहीं मानते। चलिए अमरेंद्र जी की बात, ठीक है मैं आता हूँ। इस राज्य के लोग चलिए संदीप और संदीप जी, इनको यहाँ बसाया जाए। ठीक है संदीप जी, ठीक है, ठीक है अमरेंद्र जी की मंशा इनको उजाड़ने की। ठीक है अमरेंद्र जी क्या कहें? अमरेंद्र जी बोले। देखिए, फिर वही बात की हमने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रहती है, कब्जे कराने वाली सरकार है। और जैसा कि रविंद्र भाई ने कहा कि मैंने बाकायदा नाम लेकर के कुछ विधायकों के नाम लिए हैं। ईमानदारी से आप पूछ लीजिए किसी से भी, जब कब्जा कराने वाले विधायकों का जिक्र आएगा उत्तराखंड की राजनीति में, तो वो सारे के सारे विधायक लगभग भारतीय जनता पार्टी के आएंगे। और अगर कोई जनता के साथ कोई विधायक वहाँ का खड़ा है तो ये उसका धर्म बनता है, ये उसका नैतिक धर्म है कि वो अपनी जनता के साथ खड़ा हो। और पिछले 70 सालों से जो लोग कहीं जमे हुए हैं, तो अगर आज उनको उखाड़ने की आज उनको उजाड़ने की कार्रवाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार इसके पीछे है। और इसको कोर्ट का बहाना करके हम बच नहीं सकते। क्यों नहीं बच सकते? मैं बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं बच सकते। जमीनों में 70 साल से जिस पार्टी ने कब्जा करवाया, आप कह रहे हैं उन्हें पक्का कर दो। मैं बता रहा हूँ कि 70 सालों से अगर किसी भी जमीन पर किसी का कब्जा होता है तो नियमानुसार ये मान लिया जाता है कि कब्जा धारक को जमीन दे दी जाती है। तो जैसा कि इंद्रेश भाई, जैसा कि हरीश भाई ने भी इस बात को कहा
कि भाई उन जिन लोगों को जब वो शरणार्थी के रूप में या जिस समय भी उनको बसाया गया, तो जब उनको बसाया गया तो बसाने वाले कौन लोग थे? भाई वो इस देश की सरकार रही होगी। इस देश की सरकार ने जब उनको बसाया, आज उनको भी उसी सबके साथ उनको भी हटाया जा रहा है, तो ये कहाँ का न्याय है? रही दूसरी बात कि हाई कोर्ट को लेकर के, तो हाई कोर्ट में पैरवी करनी होती है सरकार को, और अगर सरकार ईमानदार होती, वास्तव में ईमानदारी से पैरवी करती, तो वो अब तक वो दूसरी बेंच में जाती इस मामले को लेकर के, वो सुप्रीम कोर्ट जाते। लेकिन ऐसा इनको करना नहीं है, क्योंकि पैरवी अगर सही से करती तो शायद। मैं और कह रहा हूँ, जल्दी क्योंकि ये सुनियोजित साजिश है, कहीं ना कहीं ये डर की राजनीति पैदा करने की साजिश है कि अभी आने वाले चुनाव हैं और ये डराने के लिए कह रहे हैं। जब चलिए रविंद्र कुमार जी, ठीक है, रविंद्र कुमार देखिए, विपक्ष किस प्रकार में खड़ा किया जाएगा, विपक्ष किस प्रकार नफरत की दुकान लगातार खोलने की तैयारी में। ये 2024 से पहले, जैसे 2019 से पहले इन्होंने नफरत की दुकान खोली थी, ये दोबारा नफरत की दुकान खोलने आ रहे हैं। अमरीन जी बात आ गई, अमरीन जी बात आ गई, ठीक है अमरीन जी, ठीक है जल्दी से अमरीन जी बात आ गई। इस देश के भीतर नफरत की राजनीति ठीक है, चलिए कौन कर रहा है? ठीक है, चलिए रविंद्र कुमार जी जवाब, ये बताने की रविंद्र कुमार जी जवाब, नफरत के टाइम आपका बोलिए। देखिए, विपक्ष लगातार नफरत की दुकान अपनी खोलने के लिए, अब दुकान नहीं, अब तो शोरूम खोलने की तैयारी में। लेकिन मैं आपसे बता दूं, अगर इसमें आप लगातार कह रहे हैं सरकार ने पैरवी नहीं करी, मैं अधिवक्ता तो नहीं हूं, मुझे ज्यादा इसके विषय पे वो नहीं है कि कोर्ट के अधिवक्ताओं वाली नॉलेज, लेकिन क्या इसमें मुखर्जी जी बैठे हैं, ये बताएंगे क्या इसमें कांग्रेस अपना पक्ष नहीं रख सकती? इनके नेता जो सड़कों पर बैठे हैं, आप जाके आप देखिए ना। सरकार किसकी है? अरे आप तो कह रहे सरकार काम नहीं कर रही, आप कह रहे सरकार तो नहीं सुन तो लीजिए ना आप क्या मिलेगा? नहीं आप सुन लीजिए ना। आप देखिए कोर्ट में किसी भी प्रकार की आर्गुमेंट जो होता है वो किसी के भावनाओं से नहीं होता है, भावनाओं से नहीं होता। आपकी भावना है, बच्चे छोटे हैं और जो लोग हैं 50 साल से बैठे हैं, 100 साल से, ये ऐसी दलीलें कोर्ट में नहीं चलती। कोर्ट में कागज चलता है, दलील चलती है, एविडेंस चलते हैं। अब आप ये देखिए, सुनिए, ये देखिए टीवी में बैठ के तो ये बात कर सकते हैं, आप कोर्ट में नहीं कर सकते ना ये सब बातें। लेकिन वहाँ सरकार कोई ऐसा, और अगर ईमानदार होती सरकार, तो कह रहे हैं कि भाई हम तक दूसरी बेंच में क्यों नहीं गए? वो कह रहे हैं कम से कम दिया जाए। प्रशासन ने क्या देंगे? ये तो मान के प्रशासन ने, रविंद्र भाई, प्रशासन देखिए भी करते हैं। कागज की बात के अवैध कब्जे हैं, निश्चित रूप से उनको छुड़ा करके उनको डिपोर्ट करना चाहिए, जिस देश के वो लोग नागरिक हैं, चाहे बांग्लादेश के हैं, चाहे बर्मा के हैं, जहां के भी हैं, तो उनको डिपोर्ट किया जाना चाहिए, ये नियम है।
ठीक है, रविंद्र कुमार जी क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल मैं हरीश जी की बात से सहमत हूँ। देखिए अभी जिस प्रकार से अभी आज के न्यूज़पेपर में था, इधर ऊपर टीरी पे मंत्रांतरण को लेके कुछ उनके नेपाली मूल के लोगों के जो है जाल दस्तावेज बनाए गए। तो ऐसा नहीं है कि देखिए मैं आपकी बात से जोड़ रहा हूँ चमोली जी, मैं आपकी बात से जोड़, भैया जो जाली दस्तावेज अभी के आधार कार्ड बना सकता है उसके लिए 50 साल का क्या मुश्किल है? आप तो भाई वही तो बात कह रहे हैं ना। ये तो अगर हो रहा, मैं हरीश वक्त में आप सरकार में, मैं हरीश जी की बात, देखिए 25,000 घरों को तोड़ने का आदेश सरकार का नहीं है, माननीय कोर्ट का आदेश है। अगर देखिए सुनिए, राज्य के वासी नहीं है। नहीं देखिए राज्य के वासी है या नहीं है, ये सारी दलीलें कोर्ट में चली होंगी कि राज्य के वासी हैं, उनको भावनाओं के तहत ये सारी चीजें हुई। वो आपका इस राज्य का आदमी नहीं। देखिए वोट कहां से आ गया, अब आ गई ना आपकी बात। देखिए नफरत के शोरूम किस प्रकार से कांग्रेस खोल रही है। आप अपने लवगुरु की बात नहीं मान रहे, जो मोहब्बत बांटते फिर रहे हैं दुनिया में, आप उसकी बात नहीं मान रहे। रवि, क्या कोई बीच का रास्ता इसमें निकलना चाहिए? मानते हाईकोर्ट का फैसला ठीक है, लेकिन भावना इंसान होने के नाते आपको नहीं लगता कोई बीच का रास्ता कम से निकलना चाहिए? मैं उसी बात कर, एक बार भाजपा के साथी ने, ठीक है चलिए संदीप जी, कोई बीच का रास्ता निकालेंगे, क्या नहीं लगता कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए? कोई चीज होती है। देखिए रविंद्र कुमार, क्या नहीं लगता बीच का रास्ता? आप मेरे से इंसानियत की बात करें या कैसे भी बात करें, माननीय कोर्ट के आदेश के आगे मैं क्या इंसानियत की बात करूंगा? मेरे अपने वक्तव्य की क्या वैल्यू है? मान लो मैं आपको कह दूं कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इसकी मेरी वैल्यू नहीं है ना। कोर्ट का देखिए सुनिए, चाहे कोई से भी बड़े से बड़ा नेता हो, हमारे कोर्ट के आगे दिए वो डिसीजन की क्या वैल्यू है? मेरी भावनाओं की क्या कदर है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गई सरकार? अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ जो विधायक वहां जाके सड़क पे बैठे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जाए ना। विधायक जाएंगे, अरे तो जाओ ना भाई, फिर क्यों आप सड़क पे बैठ के नफरत की दुकान खोल रहे हैं? लोगों को क्यों उकसा रहे हैं? मुख्यमंत्री आवाज भी आएंगे, लोगों को क्यों उकसा रहे हैं? अमरेंद्र जी क्या कहेंगे? सरकार के अमरेंद्र जी बोले। देखिए सरकार की मंशा बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। सरकार कार्यक्रम जारी कर रही है, प्रशासन कार्यक्रम जारी कर रहा है कि किस दिन कौन सी कार्रवाई होगी, जबकि सरकार को करना ये चाहिए था, वो उत्तराखंड के लोग हैं, 70 वर्षों से उस भूमि पर काबिज लोग हैं, तो उनकी पैरवी करनी चाहिए थी और उनको उजाड़ने का कार्यक्रम जारी करने की बजाय उच्च न्यायालय मतलब सर्वोच्च न्यायालय जा करके या डबल बेंच में जा करके इस पर बातचीत करनी चाहिए थी। लेकिन सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित है। वो ये बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि कहीं ना कहीं इस सरकार पूरी साजिश में सरकार है मिली हुई है। वो नहीं चाहते कि इन लोगों को बचाया जा सके, इन लोगों के साथ न्याय किया जा सके। तो वो स्वयं ही आदमी पार्टी क्या सरकार जी आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी पूरी तरह से जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ है और इसलिए भी उनके साथ है कि उनका अगर इस अतिक्रमण में उनका कुछ हद तक यदि वो दोषी है तो इस राज्य की भाजपा और कांग्रेस की सरकार क्या इसमें दोषी नहीं है? पिछले 70 सालों से जब से वो बसे हुए हैं इस राज्य में और इस देश में किसका राज रहा? तब इनको याद नहीं आई? बिजली का बिल देने वाली कौन सी सरकारें हैं? इन्हीं की सरकारें हैं। देने वाली कौन सी सरकारें, पट्टे जारी करने वाली कौन सी सरकारें, सब इन्हीं के लोग हैं। अपने आप बसाओगे और बसा करके इनसे आज इनके खिलाफ आप हो जाओगे, पहले बसाओगे फिर उजाड़ोगे। देखिए मैं एक बात कह रहा हूँ, रेलवे बोर्ड की जगह रेलवे हुआ, सड़क हुआ, ये सारे ऐसे उपयोग के जगहें बनती हैं जिसमें सभी वर्ग के लोग। क्यों बसाया नहीं जाना चाहता ना, तो उसी समय कम से कम एक्शन होना चाहिए था। जब आप भी सरकार में, तो उसी समय विकल्प के तौर पर कुछ तैयार होना चाहिए था। मैं ये बड़ी आबादी शिफ्ट किया था। देखिए बिल्कुल आपका अरिश जी, बिल्कुल आपकी बात से, लेकिन वहां पे पानी भी दिया जा रहा है, बिजली भी दी जा रही है, सब कुछ दिया जा रहा है, योजनाओं का भी सरकार की फायदा। आपके चैनल को अगर मेरी एक चीज सुन लीजिए अरिश जी, अगर आपके चैनल को वहां के लोग अगर देख रहे हैं तो मैं उनसे एक बात कहूंगा, अरिश जी जो आपने बात की है बिल्कुल इसमें सत्यता है। इन लोगों ने, जिन लोगों ने बसाया, आज उनकी प्रथम रूप से जिम्मेदारी है कि पहले तो उनकी जवाबदेही तय करो कांग्रेस के लोगों को, जिन्होंने लंबे समय से उनको
ऐसी जगहों पे सरकारी भूमि पे बसाने का काम किया। आज अगर वो सरकारी भूमि रेलवे बोर्ड की, वहां रेलवे अपना कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाना चाह रही है, तो उसको खाली कराने का काम जिस प्रकार से किया जा रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये कांग्रेस सरकार जो लगातार ऐसी सरकारी भूमियों पे, ऐसी जगहों पे जो कब्जे कराने का पिछले समय से इनका रिकॉर्ड रहा है, आज यहाँ आके ये जो है अपने आप को ऐसे मासूम साबित करते हैं कि हम पीड़ित हैं, हमारे को जो है इसमें पीड़ित की भावना से देखो। तो भैया भावनाओं से नहीं चलता है, कोर्ट ना चलता है ना देश चलता है। आप इस तरीके की भावनाएं ना भड़काएं किसी की भी। वहां कोर्ट का आदेश है और कोर्ट किसी भी जाति धर्म को देख के फैसला नहीं देता। बड़ी आबादी एकदम से तो नहीं बस गई, जब बसाई जा रही थी तो उसका जिम्मेदार कौन नजर आता है भाई? दो ही सरकारें रही, कांग्रेस बीजेपी। क्या आपको क्या नजर आता है, इसका जिम्मेदार कौन है भाई? अचानक तो ऐसा हुआ नहीं होगा कि वो बहुत बड़ी आबादी बस गई एकदम से आकर कि भाई उसको पानी भी मिल रहा है, बिजली भी मिल रही, तमाम चीजें सब कुछ मिल रही है, स्कूल भी है, 5-6 कॉलेज भी, इंटर कॉलेज भी बने हुए हैं। आरिफ जी, हमारे एक जानकार मित्र बता रहे थे कि 70 साल से वहां बसे हैं। तो निश्चित रूप से अगर रेलवे बोर्ड की जमीन पर वो बसाए गए हैं तो 70 साल वाले भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने पिछले 14 साल मतलब 2014 के बाद वाले हैं। लेकिन मैं से पहले भी रहे भाई साहब, वो रेलवे को सॉफ्ट टारगेट बनाना नहीं चाहिए। रेलवे पूरे राष्ट्र की संपत्ति है, राष्ट्र की लाइफलाइन है। उस पे जो चाहता है मजार बना देता है, जो चाहता है हनुमान मंदिर बना देता है। रेलवे अधिकारियों को भी सख्त होना पड़ेगा। रेलवे के पटरी, रेलवे के अगल बगल इस तरह के कब्जेधारियों को निश्चित रूप से सोचना चाहिए और रेलवे को भी खाली कराना चाहिए। और इतनी बड़ी आबादी है तो उसको एकदम से लठ मार के भगाया तो नहीं जा सकता। निश्चित रूप से उसके लिए कोई अल्टरनेट ढूंढा जाना चाहिए जो सचमुच 70 साल से और जो फर्जी प्रमाण पत्र बना के हैं और इस देश के नागरिक भी नहीं है तो उनको डिपोर्ट किया जाना। ठीक है, संदीप जी क्या? आरिफ भाई, बड़े भाई रविंद्र कुमार जी ने कहा, भाजपा के प्रवक्ता साथी हैं, कि कांग्रेस बसाने का काम करती है। ये इंदिरा गांधी जी का सपना था कि जिस व्यक्ति पे घर नहीं है उस व्यक्ति को दूसरे की जमीन पे बसा दो। अरे भाई बसाना था तो आज जिस प्रकार से, अरे भाई आज आप बसाओ इस तरीके से जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी बसा रहे हैं, लोगों को मकान बना के दे रहे हैं। आप मतलब दूसरे की जमीन कब्जा करो और उसका उठने का ले भाई, कह रहे बसाने का मतलब किसी को तो नहीं, बांग्लादेशियों को तो नहीं बसा देंगे। आपका काम इस राज्य को, इस देश को बेचने का और उखाड़ने का। अरे भाई मोदी जी बेच आप रहे थे, राज्य चल रहा है, सरकारी जमीनों को लोगों से आपके 25,000 लोगों को, आपके छोटे नेता वहां पैसे लेके लोगों को बसा रहे थे। एक बार बड़े भाई के मुंह से ये नहीं निकला कि सरकार उनके बारे में सोचेगी, बीच का कोई रास्ता निकालेगी। आरिफ भाई, क्या सरकार का, मैं चाहूंगा फाइनल कमेंट जल्दी से मैं आगे बढ़ूं। अच्छा आरिफ भाई, को सरकार का कोई प्रतिनिधि उन पे नहीं जाना चाहिए था? आप 20 वर्षों से हम उनके वोट ले रहे हैं। अरे हमने वोट लिया है तो तुमने भी वोट लिया है, तुम भी सरकार में थे, बराबर के दोषी तुम भी हो। लेकिन आपको उजाड़ने की मंशा लेके जब आप बैठे हैं तो आप इसलिए कोर्ट का सहारा ले रहे हैं। आप कोर्ट के सामने चलो, आपने एक बार कमजोर पैरवी गई, आप उन्हें बचा सकते थे। लेकिन आरिफ भाई, मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से, वो लोग सुन रहे हैं, उनसे आग्रह करता हूं कि आप संयुक्त रहे, एकत्र रहे, और आपको कोई उखाड़ने की कोशिश करे तो 25 के 25,000 लोग मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और मुख्यमंत्री आवास में जवाब ले धामी से कि हमें क्यों उखाड़ा जा रहा है। अमरेंद्र जी फाइनल कमेंट। देखिए, पूरा जो मामला है ये सरकार की संवेदनहीनता का मामला लगता है। चाहे वो कोर्ट में संवेदनहीनता दिखाई गई हो, लचर पैरवी दिखाई गई हो, चाहे अब सड़क में ये जो पीड़ित लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, तो इनके साथ जो सरकार का व्यवहार है वो बहुत बेरुखा व्यवहार है। तो निश्चित तौर पर यदि हमारे लोगों के साथ इस तरीके की कोई दिक्कतें हैं भी, कोई कमी रही भी हो, तो क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था करे? तो हम तो सरकार से भी अनुरोध करेंगे, हालांकि उम्मीद करना तो बेईमानी जैसा, हम तो सरकार से भी उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रदेश के लोग हैं, हमारे राज्य की जनता है, तो उनके साथ सहानुभूतिपूर्वक विचार करें, चाहे उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाए, चाहे उनके लिए कोई पुनर्वास की व्यवस्था करे। ठीक है, रविंद्र कुमार। मैं देखिए, आप लगातार एक बात को कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में जो है सरकार ने अपना पक्ष जो है बहुत कमजोर रखा। मैं अभी परसों ही आपके चैनल पर बैठा था अंकिता भंडारी मामले में, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने पक्ष को इतना मजबूत रखा कि हाई कोर्ट ने भी उसकी SIT की जांच को कहीं ना कहीं उसकी संतोष जताया, लेकिन उसको भी ये कर रहे थे, उसके खिलाफ जा रहे थे और जा रहे हैं।
तो इनका कंसेप्ट किसी भी तरीके से क्लियर नहीं है। अब देखना यह है कि हरीश रावत जी 24 घंटे का धरना अगला कब कहां देंगे। 25,000 लोगों को बेघर करना चाहते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आप 5,000 जो घर वहां पे बुलडोजर चलाना चाहते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जो राज के इंटर कॉलेज वहां बसे हैं उन बच्चों के हाथ में तक रविंद्र कुमार जी, आपको नहीं लगता बीच का रास्ता कुछ निकलना चाहिए इस पूरे मामले एक बार कह दो, देखिए वो लोग सुन रहे हैं, एक बार आपको कहना चाहिए कि सरकार कोई बीच का रास्ता निकाले। हरीश जी, मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं और कोर्ट के मामले में तो किसी की भी नहीं है, ना यहाँ पे बैठे जितने पैनलिस्ट हैं उनकी भी नहीं है। कोर्ट का माननीय कोर्ट का आदेश है, उस कोर्ट का आदेश का पालन करना, जो आदेश हुआ है वो सरकार का काम है। आपकी मंशा है बड़े भाई, आप कोर्ट के आदेशों की आड़ में करना चाहते हैं। कितने मासूम बच्चे बैठे हैं, आप देखिए सरकार। ठीक है, हरीश मैकुरी जी, आप क्या कहेंगे सर? आरिफ जी, ये हाई कोर्ट ने तय कर रखा कि कब्जा अवैध है, तो हम लोग यहाँ पर बैठ के उसको वैध तो नहीं कर सकते, लेकिन सरकार अगर उतने पुराने बसे हुए हैं और हमारे मतलब निर्वासित लोग हैं या बहुत गरीब लोग हैं, तो उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था करे और रेलवे की जमीन खाली करे। देखिए हरीश जी, ये जो बात कही जा रही है कि सरकार की तरफ से पैरवी जो है वो कमजोर की गई, लिहाजा ये जो फैसला आया है, इसको लेकर भी क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से सरकारें, जो कोई सी सरकार हो, ये सरकार हो वो सरकार हो, सरकार अपना पक्ष मतलब बहुत मजबूती से रख नहीं पाती है, इसके लिए अच्छे स्टैंडिंग काउंसिल रखे जाना चाहिए। चलिए ठीक है, फिलहाल रविंद्र कुमार जी हमसे जुड़ने के लिए, संदीप चमोली जी बहुत बहुत शुक्रिया, अमरेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हरीश मैकुरी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पे जिसे कह सकते हैं बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर हैं और इन पूरे मामले को लेकर क्या अब आगे फैसला होगा, क्या तस्वीर होगी, ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। क्वेश्चन आवर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।